गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके ज्योग्राफी जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ और कौन कौन से लोहा उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने हैं और किन किन से कहां से सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्यों में ये कारखाने लगे हुए हैं, या उद्योगों का जो लोहे उद्योगों का जो स्थायीकरण है वो किन कारकों के द्वारा स्थायीकरण हुआ है, या जो भारत का लोहे इस्पात का जो प्रमुख लक्ष्य क्या है आगे का। तो उन सभी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहा इस्पात कारखाना। तो लोहा इस्पात कारखाना उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग माना जाता है, यानी कोई भी उद्योग की अपन शुरुआत करेंगे तो उसमें जो मशीनरी जो वगैरह होते हैं वो सभी चीजें लोहे की बनी होती है। उसमें अधिकांशतः जो मशीनें होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं। इसी कारण इस लोहे इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि सभी चीजें लोहे की बनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रमुख उद्योग है आपका लोहा इस्पात उद्योग। तो बात करते हैं उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। ये उद्योगों का क्या है? आधारभूत उद्योग है। सभी उद्योगों का आधार मेन बेस कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग। ये क्यों है? क्योंकि इसी उद्योग से किसी भी देश की औद्योगिक विकास की नींव रखी जाती है। कोई भी देश है अगर वो औद्योगिक क्षेत्र में अगर विकास करना चाहता है तो सबसे पहले उसको लोहे की आवश्यकता होगी। उसको अपने उद्योग को नींव डालने के लिए, अपने उद्योग को प्रारंभ करने के लिए लोहा की आवश्यकता होगी, लोहे की आवश्यकता होगी ताकि वो उद्योग लगा सके। इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर बात करते हैं, एक उदाहरण बताते हैं लोहे उद्योग के कब से प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में एक जो इमारत है कुतुब मीनार, उसके पास में एक पुराना है स्तंभ है मेहरौली स्तंभ, जो लोहे का बना हुआ है प्राचीन स्तंभ है, जिसको ये लोहे का एक अनूठा उदाहरण है जो आज तक भी उसके ऊपर जंग नहीं लगी हुई है। यानी लोहे का एक ऐसा स्तंभ मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है, जो विश्व के लिए एक अनूठा उदाहरण है कि लोहे, इस प्रकार के लोहे में आज तक जंग नहीं लगी। लगभग 1700 साल पुराना है। कितना? लगभग 1700 वर्ष पुराना है ये लोहा स्तंभ। आज भी उसके ऊपर जंग नहीं लगी हुई। तो ये सबसे पुराना स्तंभ है आपको लोहे का। वहां से अपन मान सकते हैं कि लोहे के वहां यानी इतने प्राचीन उदाहरण भी मिले हैं। फिर बात करते हैं लोहे का भारत में, भारत में लोहे इस्पात उद्योग का आरंभ, यानी अब उद्योग लोहे के आपको जो अवशेष यानी लोहे के स्तंभ यानी उदाहरण तो आपको 1700 वर्ष पुराने मिले, लेकिन जो लोहे का जो उद्योग कब से शुरू हुआ है तो भारत में लोहे उद्योग का प्रारंभ 1870 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1870 में। अपन इस उद्योग को और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये मुख्य रूप से लोहे स्तंभ का 1870 में भारत में प्रारंभ माना जाता है। और कब? ये जब बंगाल एक 1870 में एक कारखाना था, जब बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स एंड कंपनी, बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी नाम से एक कारखाना 1870 में लोहे इस्पात का खोला गया पश्चिम बंगाल में। और जो ये बंगाल नाम से कारखाना है पश्चिम बंगाल के पास में, जो आपका जरिया के निकट कुल्टी में खोला गया। जरिया बंगाल नाम से कारखाना है जो झारखंड के जरिया के पास ही स्थान पर कुल्टी नामक स्थान पर है, जो पश्चिम बंगाल में है। जैसे जरिया ये स्थान है जरिया और इधर है पश्चिम बंगाल, तो यहां पर स्थान है कुल्टी। तो यहां पर खोला गया ये कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में। 1870 से भारत में लोहे इस्पात कारखाने की प्रारंभ या शुरुआत मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो प्राचीन हो गए। अब आधुनिक तरीके का यानी आधुनिक उद्योग, यानी अपन कह सकते हैं जिसमें मशीनरी वगैरह का अधिक प्रयोग हो, तो उस प्रकार का जो लोहे इस्पात का कारखाना है वो अपन मान सकते हैं जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक लोहे इस्पात का जो कारखाने की शुरुआत है वो जमशेदजी टाटा द्वारा की गई है। और ये 1907 में साकची नामक स्थान पर है। कहां पर है? 1907 में साकची जो पुराना नाम है इसको वर्तमान में कौन सा नाम कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं।
साकची को ही अपन वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं, यानी जमशेदपुर। ये तो वहां उस स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम का एक उद्योग खोला गया जमशेदजी टाटा द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा उसका नाम रखा गया। इसको अपन कहते हैं शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। फिर अपन बात करते हैं आगे कि जो ये टिस्को है वर्तमान में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला कारखाना है या उद्योग है। वर्तमान में सर्वाधिक जो भारत में लोहा इस्पात कारखाने का उद्योग है वो है टिस्को। फिर आगे 1923 में भद्रावती एक स्थान है, यानी तमिलनाडु में भद्रावती स्थान है, वहां पर एक खोला गया कारखाना भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना की गई। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स उद्योग की स्थापना की गई इस नाम से। कब की गई, 1923 में। और यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया गया कारखाना है विश्वेश्वरैया, यह कारखाना है। फिर बात करें 1919 में एक कारखाना 1919 में भी बना बर्नपुर। 1919 में एक कारखाना बर्नपुर बना, उसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं इसको। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, इसको। तो यह है 1919 में बर्नपुर में एक कारखाना, एक उद्योग खोला गया था जिसको कहते हैं इसको। फिर अपन बात करते हैं 1936 की। जब 1936 में कुल्टी, हीरापुर, इन दोनों कारखानों को, जो कुल्टी, हीरापुर, इनको तो 1936 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको में मिला दिया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसमें मिला दिया। और 1953 में जो बर्नपुर वाला कारखाना है जो, उसको भी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिलाए गए। यानी जो अब इसको है उसमें मुख्य रूप से 3 बड़े कारखाने को मिला दिया गया है। कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, इन तीनों कारखानों को मिला दिया। पहले 1936 में 2 कारखानों को मिलाया था, कुल्टी व हीरापुर। और 1953 में तीसरा कारखाना जो बर्नपुर था उसको भी मिला दिया गया है इसको के अंदर, जिसको अपन इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी नाम से कहते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं इसको। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े लोहे इस्पात के कारखानों का निर्माण किया गया, या 3 बड़े जो लोहे इस्पात के कारखाने खोले गए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दुर्गापुरा। दुर्गापुरा एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहां पर लोहे इस्पात का एक कारखाना खोला गया, दुर्गापुरा लोहा इस्पात कारखाना, पश्चिम बंगाल में 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से। अब ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये सहयोग यानी किस देश के सहयोग से खोला गया। तो आपको पता है सबसे पहले जब ब्रिटेन के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, तो पश्चिम बंगाल या कलकत्ता को ही अपना मुख्य जो अड्डा बनाया था, यानी वहीं पर वो आकर भारत में चारों ओर वो शासन करने लगे। तो अपन बात करते हैं कि जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड के जो निवासी थे वो पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप से मानते थे। तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक कारखाना खोला, दुर्गापुरा लोहा इस्पात कारखाना, पश्चिम बंगाल 1959 में। और सहयोग किसने किया था, ब्रिटेन ने यहां पर कारखाना खोलने के लिए सहयोग किया था। फिर दूसरा कारखाना राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा में एक कारखाना खोला गया, वो भी 1959 में ही खोला गया। और उड़ीसा में जो राउरकेला है उसकी सहायता, उसका सहयोग किया था जर्मनी ने, यानी वित्तीय सहयोग अपन कह सकते हैं, पैसे दिए थे या वित्तीय सहयोग दिया था या आर्थिक रूप से सहयोग दिया था। यहाँ पर दुर्गापुरा में दिया था ब्रिटेन ने और राउरकेला में दिया जर्मनी में। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। फिर तीसरा कारखाना भिलई कारखाना है, जो ये खोला गया था आपके छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो 1959 में जो भिलई कारखाना खोला गया था, इसकी जो सहयोग या इसको आर्थिक रूप से या वित्तीय सहायता किसने दी थी, जो अपन कहते हैं रूस। वर्तमान में अपन उसको रूस कहते हैं, लेकिन पहले इसको पूर्व सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर सोवियत संघ, जो वर्तमान में अपन कहते हैं रूस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दुर्गापुरा में जो कारखाना खोला गया लोहे इस्पात का, उसके में सहयोग दिया था ब्रिटेन ने। और जो राउरकेला उड़ीसा में जो कारखाना खोला गया था उसका सहयोग किया था जर्मनी ने। और जो ये कारखाना खोला गया भिलई
छत्तीसगढ़ में, तो इसमें सहयोग दिया था रूस में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस किसने सहयोग किया था। फिर अपन बात करते हैं आगे, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक कारखाना खोला गया था बोकारो। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक कारखाना खोला गया था बोकारो, वो खोला गया था झारखंड में 1964 में। कब खोला गया था? 1964 में। और उसमें भी सहायता की थी रूस ने, यानी अपन कह सकते हैं सोवियत संघ या यूएसएसआर। इसको क्या कह सकते हैं? यूएसएसआर, सोवियत संघ या यूएसएसआर, या अपन रूस कह सकते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि इन कारखानों की जो उत्पादन क्षमता है उनकी तो बढ़ा दी थी, यानी यहां पर जो उत्पादन हो रहा था लोहा इस्पात का, उस उत्पादन क्षमता को क्या कर दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में इनको थोड़ा बढ़ावा दिया गया, इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया गया इन कारखानों में। फिर बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में 2-3 और कारखाने खोले गए। एक खोला गया लोहा इस्पात में सेलम तमिलनाडु में, लोहा इस्पात का एक कारखाना खोला गया सेलम तमिलनाडु में। एक खोला गया आपके विजयनगर कर्नाटक में, और एक खोला गया आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है। तो आपको ध्यान रखना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे भी 3 कारखाने खोले गए थे। एक खोला गया था सेलम, दूसरा खोला गया विजयनगर, और तीसरा खोला गया आपको विशाखापट्टनम। तो आपको ध्यान रखना है 3 कारखाने खोले गए थे। फिर अपन बात करते हैं आगे 1974 में भारत सरकार ने एक नए कारखाने या नए यानी सेलम की स्थापना की गई, स्टील एंड आयरन कंपनी की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से एक उद्योग या प्रारंभ किया गया था। ये इसको अपन कहते हैं सेल। अपन इसको क्या कह सकते हैं? सेल की स्थापना कब हुई? SAIL, सेल की स्थापना 1974 में। ये भी लोहे इस्पात से संबंधित एक उद्योग था। तो अपन बात करते हैं जो ये सेल है, अब इस सेल में जो जितने भी कारखाने हैं उन सभी को क्या कर दिया? विलय कर दिया गया, और इसको एक बड़ा रूप दे दिया गया। जैसे बात करते हैं 14 जुलाई 1976 को इसको का विलय सेल में कर दिया गया। अब जो सेल नया कारखाना बना था 1974 में, अब जो इसको था, इसको में पहले से ही कुल्टी, बनपुर, हीरापुर बड़े बड़े उद्योग थे, अब इनको और सेल में मिला दिया गया। तो यहां पर इसमें 1976 में, ध्यान रखना 1976 में इसका विलय कर दिया गया था। फिर अपन बात करते हैं अब उद्योगों का स्थानीयकरण, यानी उद्योग जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग हुआ, तो ये यहां पर ही क्यों हुआ? इसका स्थानीयकरण यहां पर ही क्यों हुआ? तो अपन बात करते हैं कि लोहे जहां पर भी कोई अगर उद्योग होगा, अगर उसकी स्थापना होती है, तो वहां पर कुछ जलवायु दशाएं या कुछ ऐसी दशाएं देखी जाती है जो लोहे उद्योग या किसी भी उद्योग के लिए वहां पर जलवायु दशाएं अनुकूल हो, तब वहां पर उद्योग लगाया जाता है। या अपन दूसरी चीज कहते हैं, यानी जो भी उद्योग लगेगा तो उस उद्योग में जो काम आने वाले उत्पादन यानी प्रोडक्ट है वो वहां पर उपलब्ध है, इसलिए वहां पर वो उद्योग लगा। उसका स्थानीयकरण क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर कुछ कच्चे माल है जो उस उद्योग को चाहिए, वो वहां पर उपस्थित है वहां की जलवायु में, इसलिए वो उद्योग वहां पर लगाया जाता है, इसलिए उस उद्योग को वहीं पर बढ़ाया दिया जाता है। अब जैसे अपन बात करते हैं, कुछ उद्योग होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से, या अपन कह सकते हैं कि कुछ उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जो कच्चा माल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन का खर्चा ज्यादा आता है। और जो जैसे अपन किसी स्थान में कच्चे माल को ले जाएंगे तो कच्चा माल जितना है उसका 20% या 10% भी जो प्योर माल यानी पक्का माल नहीं मिलता है, इसलिए उस उद्योग को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि कच्चा माल आधा ज्यादा से ज्यादा वेस्ट माल हो जाता है, वेस्ट माल निकल जाता है, इसलिए कच्चे माल के क्षेत्र में ही उद्योगों को लगाया जाता है। कुछ उद्योग ऐसे हैं, और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको कच्चे माल को बाजार में ले जाने के लिए या दूसरी जगह उद्योग में ले जाने के लिए उनमें परिवहन का खर्चा कम आता हो, या अपन कह सकते हैं जो वेस्ट माल है वो बिल्कुल भी नहीं होता हो, इसलिए उन उद्योगों को अपन कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो उद्योगों को स्थापित करने का मुख्य कारण क्या आता है, मैं पहले बता देता हूं कि एक तो है जलवायु दशाएं, जैसे वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, कौन वहां पर किस प्रकार उस उद्योग को प्रभावित करता है, और दूसरा कारण
उस उद्योग के लिए वहां पर कच्चे माल होना आवश्यक है, इसलिए वो उद्योग वहां पर स्थायीकरण के लिए लगाया जाता है। जैसे अपन लोहे उद्योग की बात करते हैं, ये जो लोहे उद्योग है स्वर्णकोई है, खारकोई है, इन नदियों के तट पे लगा हुआ है जमशेदपुर में। तो यहां पर क्यों लगा? क्योंकि यहां पर इनको जल की सुविधा है और यहां पर जो जलवायु दशा है वो इस उद्योग के लिए अनुकूल है, इसलिए यहां पर लगाया गया। और यहां पर जो कच्चे माल है इस क्षेत्र के आसपास इनको लोहा भी मिल जाता है, लोहा आइसक भी मिल जाता है, कोयला भी मिल जाता है, चूने पत्थर भी मिल जाते हैं, जल भी मिल जाता है और जल से विद्युत आपूर्ति भी इनको मिल जाती है और परिवहन के साधन भी मिल जाते हैं। ये सारी जो दशाएं हैं, ये जो कच्चा माल इन उद्योग को यहाँ पास में से ही मिल जाता है, ज्यादा आर्थिक दृष्टि से ये महंगा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। यानी मुख्य रूप से जलवायु और उसके लिए जो काम आने वाले उस उद्योग में जो कच्चे माल होते हैं वो उस वहां जिस स्थान पर मिल जाते हैं वहीं पर उद्योग लगाना सबसे बेस्ट होता है, वहीं पर उद्योग लगाना स्थापित करना अच्छा होता है और लाभदायक होता है, जिससे वो अधिकतम अधिक लाभ कमा सके। फिर अपन बात करते हैं जो भारत सरकार की एक राष्ट्रीय इस्पात नीति है 2017, उसके अंदर भारत सरकार ने जो एक लक्ष्य रखा गया कि हम 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन लोहे इस्पात का आयात करेंगे या लोहे इस्पात का उत्पादन करेंगे, आयात नहीं उत्पादन करेंगे। ये एक राष्ट्रीय इस्पात लोहा इस्पात नीति है भारत सरकार की, जो 2017 में उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि 2017 में कहा कि 2030 तक हम भारत का जो लोहे इस्पात का जो उत्पादन है वो लगभग 300 मिलियन तक इसका उत्पादन को बढ़ा देंगे या इसके उत्पादन को 300 मिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि लोहे इस्पात का भारत में प्रारंभ कैसे हुआ और कौन कौन से उद्योग लगे। सबसे पहले मैं अगर आपको 2 मिनट में बता देता हूं कि लोहा इस्पात है जो आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सभी स्थानों या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है लोहे से शुरू होती है। कोई उद्योग लगाने के लिए लोहा सबसे पहले प्रारंभ चाहिए। फिर अपन बात करते हैं जो एक अपन ने देखा कि 1800 जो भारत में एक कुतुब मीनार दिल्ली के पास में मेहरौली स्तंभ है, वो सबसे प्राचीन लोहे के लगभग 1700 वर्ष प्राचीन एक अवशेष के रूप में या स्मारक के रूप में मिला, जहां पर अभी भी लोहे को जंग नहीं लगती है। और फिर लोहे इस्पात की शुरुआत भारत में धीरे धीरे हो जाती है, बंगाल में, बर्नपुर में, कुल्टी में, हीरापुर में, फिर इनको इसको में मिला दिया जाता है, फिर इसको को 1976 में सेल में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से लोहे आइसक के उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास हुआ था। कई सारे कारखाने लगाए थे छोटे बड़े। थैंक यू।